Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, today we are going to start our next chapter of 9th class biology, which is diversity in living organism. So let's start our new chapter, diversity. First of all, we need to understand what is the meaning of diversity. Diversity in simple means, if we talk about the diversity, it means variety. सिंपल सी बात है, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी. बट किस चीज की वेराइटी? इस चैप्टर में हम किसकी वेराइटी की बात करने वाले हैं, किस डाइवर्सिटी की बात करने वाले हैं? द थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी. तो ये जो चैप्टर है, बेसिकली दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायो सिंपल सा वर्ड है बायो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. बायो वर्ड इज द मीन्स बायोलॉजी जो वर्ड बना है या बायो जो वर्ड है, इट्स शोज द means that living organism. Bio words means living organism. So we can say, if we talk about the biodiversity, it's the variety of living organism. So in simple language, we can say that biodiversity is the variety of living organism which exist on the earth on any particular region. किसी भी एक रीजन पे जितने भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, दे ऑल कंबाइन फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन. सिंपल सी बात हो गई, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या मतलब है. सो हियर वी कैन राइट द डेफिनेशन. इट्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ फॉर्म्स, वी कैन ऑल्सो राइट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज हियर लाइफ फॉर्म. लाइफ फॉर्म्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स existing on earth at any particular region. किसी भी एक रीजन पे जो लाइफ फॉर्म्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, दे मेक्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन. इंडिया, वी कैन से द अर्थ इज सच अ ह्यूज स्पेस. वहां पे बहुत बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है. एंड द एनवायरनमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन फेवर्स द बायोडाइवर्सिटी. जहां का एनवायरनमेंट सुटेबल होगा, वहां पे उतनी ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी. लाइक इन द केस ऑफ ह्यूमिड और मोस्ट एनवायरनमेंट जहां प्रेजेंट है, उन एरियाज पे बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई रेंज में मिलती है. The regions where the biodiversity is very high, such regions are known as mega biodiversity regions. उन रीजन को हम बोलते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन. तो ये जो मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन है, इनमें बेसिकली होता क्या है? हम कह रहे हैं कि वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज प्रेजेंट. हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है वेराइटी. वेराइटी क्या है? डाइवर्सिटी. ओके, वेराइटी का क्या मतलब है? वेराइटी मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर अवेलेबल इन वेरी डिफरेंट फॉर्म्स. लाइक एक रीजन है, सपोज आप एक कोई भी एक एरिया अगर हम लेते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन पे अगर हम बात करते हैं अर्थ की, वहां पे बहुत तरीके के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर. एंड दे हैव आल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज. लाइक प्लांट्स की भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, एनिमल्स की भी बहुत स्पीसीज प्रेजेंट है. दे कम, ये जो सब चीजें हैं, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बीइंग, व्हाटएवर द लिविंग फॉर्म्स आर अवेलेबल देयर, दे कंबाइन, दे फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी. लाइक अगर आप बात करें किसी एक अपने हम घर पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे घर पे किचन है, किचन पे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है. उसी तरीके से हमारे जो दूसरे रूम्स है, रूम अपने घर के, वहां पे भी डिफरेंट चीजें प्रेजेंट है. इसी तरह की जो डिफरेंट वेराइटीज अवेलेबल होती है किसी भी एक जगह पे, दे फॉर्म्स द डाइवर्सिटी. उसी तरीके से अगर लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट है किसी रीजन पे, और वो भी बहुत हाई नंबर के अंदर, हाई अमाउंट में, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, देन वी कॉल द बायोडाइवर्सिटी. मींस दिस इज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल ऑन द अर्थ ऑन एनी पर्टिकुलर रीजन. ये तो सिंपल सी बात हुई बायोडाइवर्सिटी की. अब इस बायोडाइवर्सिटी को हमें यहाँ पे पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी? व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी as we call that is a variety. अब इतनी वैरायटी में अवेलेबल है लिविंग फॉर्म्स. लाइक it's just a rough estimate that almost more than 10 million plant species are found on the earth. This is the data given in the NCERT book that almost more than 10 million plant species are available on the earth. और we just know about 1 to 2 million. हमें सिर्फ अभी तक इतनी ही मिलियन प्लांट स्पीसीज के बारे में पता है कि ये अवेलेबल है, और उन्हें साइंटिस्ट ने सर्च किया, उन्हें कहीं ना कहीं उनके बारे में डिटेल्स अवेलेबल है.
But other than these also loads of varieties are also available. बहुत varieties अभी भी ऐसी हैं जो जिसके बारे में अभी भी कोई सर्च नहीं किया गया है, जिसे अभी तक किसी ने पहचाना नहीं है. So here lots, जो इतनी varieties available हैं जो आज तक मिल चुकी हैं, जिनके बारे में रिसर्चेस हो चुकी हैं, अगर हम उन सब स्पीसीज के बारे में जानना चाहें, पढ़ना चाहें, उनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में अगर आप कुछ ढूंढना चाहें, is it possible for you that you will be able to study about all these species? है पॉसिबल आपके लिए कि आप सभी स्पीसीज के बारे में अगर पढ़ना चाहें, सभी तरीके के प्लांट्स के बारे में पढ़ना चाहें, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल because they are available in such a large number that it's very difficult to study or means discuss about all these species available on the earth. So इन सब के लिए अब क्या किया जाए? इन सब को करने के लिए, इन सब के बारे में जानने के लिए we need to classify them. इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इन्हें क्लासिफाई करने की. क्लासिफाई मीन्स these varieties which are available on the earth, whether it is plant, animal, जो भी species हैं, we need to arrange them into particular groups on the basis of their characteristics. अब सब एक जगह पे बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, वहां से कोई आपको कुछ ढूंढने को कहे तो क्या आप ढूंढ पाएंगे? आप पूरे के पूरे सामान के बारे में अगर आप कुछ मीन्स जानना चाहें कि हर एक सामान की डिटेल आप जानना चाहें, so it's not possible. So we have to arrange all the materials into different groups, and if we study about a single group, अगर हम किसी एक सिंगल ग्रुप को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है ऑटोमेटिकली हमें उन सब की डिटेल भी मिल जाएगी. सेम थिंग इज हैपन इन द केस ऑफ हेयर, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम क्लासिफिकेशन की पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी वेराइटीज में प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल दिस लिविंग फॉर्म्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दे ऑल आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट, उन सबको अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज किया गया. दे आर अरेंज इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, वेदर दे कुड बी द सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, दोनों ही बेसिस पे इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना, दैट प्रोसेस इज नॉन एज क्लासिफिकेशन. सो वी आर स्टार्टिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की. If you have to write the simple definition of the classification, classification is classifying the life forms or living organism, classifying the living organisms into groups based on their characteristics. तो हमने यहाँ पे क्या किया है? We are classifying the different living organisms into different groups based on their characteristics. हम उन्हें characteristics के basis पे different groups के अंदर arrange कर देंगे. And if we study about a single group, अगर हम एक ग्रुप को स्टडी करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उन सब की भी हमें पता चल जाएगी कि क्या डिटेल्स है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स these living organisms possess which are included उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो इंक्लूड किए गए हैं उनकी भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो इट्स अ वेरी सिंपल वे. यहाँ पे हमने क्या किया? सिंपली वी आर अरेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड यूज किया है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ फीचर और एनी क्वालिटी. वी कैन राइट दैट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कोई भी फीचर हो सकता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का. इट कुड बी अ फीचर और क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर और कोई भी क्वालिटी जो है जिसके बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई कर रहे हैं, दीज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स. और इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन आल्सो से दैट क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म into different groups. It's just a simple definition. So here we discuss about the classification. What is the biodiversity and what is the classification? Classification क्यों है, क्यों important है? अब हम बात कर रहे हैं classification की. That हमने groups बना दिए, living organisms को उन groups में arrange कर दिया. ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं that is not a new thing. Classification is not a new thing. बहुत सालों पहले से ही scientists जो हैं जितनी भी लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल है उन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश करते आ रहे हैं. सम गेट्स गॉट द सक्सेस एंड सम नॉट.
यहाँ पे अब हम एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं जिन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी क्लासिफाई करने की. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज द एरिस्टोटल. द एरिस्टोटल इज द ग्रीक साइंटिस्ट. एरिस्टोटल जो थे वो ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की. लेट्स सी हाउ दे क्लासिफाई. कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया था. एरिस्टोटल ने जस्ट एनिमल्स पे काम किया एंड he tried to classify the animals into different categories and they divide them into 3 categories. उन्होंने एनिमल्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया. कौन सी थी वो 3 कैटेगरीज. These 3 categories are based on the habitat, कि किस जगह पे किस हैबिटेट में एनिमल्स प्रेजेंट है. उन बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया. द लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वेटिक जो कि पानी में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स और एयर में रहने वाले यानी कि एरियल एनिमल्स. The Aristotle classified the animals on the basis of habitat. They classified the animals into 3 groups: land, aquatic and air. ठीक है. इन 3 ग्रुप्स में उन्होंने सभी एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स बना दिए 3 और सभी के सभी एनिमल्स को उन्हें इंक्लूड कर दिया. नाउ लेट्स सी if that type of classification is sufficient to understand all the details of all organism. Let's see. अगर हम एक एग्जांपल लें, like if we talk about the aquatic animals. अगर हम सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में क्या क्या हो सकता है. एक्वेटिक यानी कि सी में वाटर में जो एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या है. इट कुड बी कॉरल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्टार फिश है, ऑक्टोपस है, डॉल्फिन, व्हेल, इस तरीके की लार्ज साइज एनिमल्स भी प्रेजेंट है. ओके, सो ऑल दीज लुक सिमिलर. क्या आप अगर बात करेंगे ऑक्टोपस की और व्हेल की, कोई सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है इनके बीच में? सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है, दैट इज द habitat, that they both of these two share the common habitat which is the aquatic environment. But other than these, if we talk about, there is nothing similar between these two. Now the octopus और whale में किसी भी तरीके की हमें कोई और similarities नजर नहीं आ रही. तो इस तरीके से जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, it was not so sufficient to explain the characteristics. ये ग्रुप्स में एनिमल्स को क्लासिफाई करने का एक पर्टिकुलर मेथड नहीं था. एक दूसरी बात कि इन्होंने सिर्फ एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, अदर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लासिफिकेशन, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द प्लांट्स एक्सेट्रा, दे आर नॉट इंक्लूडेड इट. बट जो क्लासिफिकेशन भी किया था, इट वाज नॉट सफिशिएंट. उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने जो देखा है कि ऑक्टोपस और व्हेल, डॉल्फिन, दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. दीज डिफरेंसेस और दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की हम उनके बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन करें. क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को फॉलो करना पड़ता है. वी नीड टू फॉलो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्या हो सकते हैं ये पॉइंट्स? लाइक व्हेन वी डू द क्लासिफिकेशन, वी टेक अ कैरेक्टरिस्टिक्स. हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ली, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया, हमने ग्रुप्स बना दिए. लेटर ऑन वी हैव टू ऐड सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेक द सब ग्रुप्स. एक ग्रुप था, उसके बाद हम उसके और ग्रुप बनाएंगे, दैट विल नोन एज सब ग्रुप ऑन द बेस ऑफ सम अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स. Later on we will form some more subgroups based on some another characteristics. इस तरीके से एक हायरार्कियल अरेंजमेंट होती है क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रुप्स की. एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप इंक्लूड होगा, दूसरे ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप इंक्लूड होगा, एंड दीज ऑल सब ग्रुप्स कंबाइनली दे मेक अ कंप्लीट क्लासिफिकेशन. इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है. एंड ऑल दीज ग्रुप्स आर मेड अप ऑफ ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सभी के सभी ग्रुप जो होंगे वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बनते हैं. तो अभी हम बात करेंगे डिटेल में कि हाउ वी कैन डू द क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, क्या क्लासिफिकेशन के लिए क्या बेसिस यूज हो सकते हैं. बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सम बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. कि हम इतना स्ट्रेस दे रहे हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, पहले हम ये तो जाने कि व्हाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन की. सो लेट्स व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई. हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई. हमें क्यों क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो फर्स्ट पॉइंट जो है सेम वही दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, दैट loads of varieties are available on the earth. बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है और हम हर एक स्पीसीज के बारे में इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते. दैट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन, दैट वी कांट स्टडी ईच एंड एवरी स्पीसीज फाउंड ऑन द अर्थ इंडिविजुअली. सो वी कैन से दैट इट्स नॉट पॉसिबल
to study all life forms. सभी लाइफ फॉर्म्स को, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर लें, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में स्पीसीज अवेलेबल है. Second thing, that classification into organisms makes it easier to know about the different life forms. अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उससे ये बहुत इजी हो जाता है कि हम कुछ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकें कुछ स्पीसीज के अंदर, हम उनके बारे में आसानी से इंफॉर्मेशन गेट कर सकें. So we can say right here that classification of organisms into groups makes easier to know about groups, makes easier to know about life forms. तो अगर हमने इस तरीके से क्लासिफाई किया है, सो इट बिकम वेरी इजियर टू नो अबाउट द ऑल लाइफ फॉर्म्स, क्योंकि पता चल जाएगा कि किन ग्रुप्स में कौन सी लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडेड है, किसी दूसरे ग्रुप में कौन सी लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडेड है. सो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड और वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द लाइफ फॉर्म्स. Next, one more important thing is there. This type of classification, अगर हमने classification किया है, then classification reveals the relationship in between the different species of or different groups of the life forms. अगर हम classification करते हैं तो वो classification कहीं ना कहीं interrelated होता है. One group is related with some another, whether it is basis of differences or सिमिलर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये सिमिलैरिटीज भी हो सकती है. तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप भी फॉर्म होता है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के ग्रुप्स के अंदर जो कि क्लासिफिकेशन में बनाए गए हैं. सो थर्ड पॉइंट व्हिच वी कैन राइट हियर, एक और पॉइंट जो हम लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, दैट इट रिवील्स द रिलेशनशिप among different life forms or between living organisms के बारे में, कि it makes the relationship or reveals the relationship between different life forms. So this is the importance of classification. Now we will discuss the basis of classification, on which basis we can classify the living organism. To understand the basis, we just need to understand the one example. एक एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल है. बेसिस का अगर हम बात करते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन में हमने पहले बात किया दैट वी नीड टू टेक सम कैरेक्टरिस्टिक, हमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेनी पड़ती है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं. एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, लाइक इसे इस तरीके से समझिए, जैसे दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. व्हेन वी मेक अ वॉल, देन वी पुट द सम स्टोन्स टू मेक द वॉल. इन दिस वॉल, the arrangement of lower layer of the stones is affect the, जो सबसे नीचे आपने stones की layer बनाई है, that layer affect the another layer, क्योंकि नीचे की जो stones आपने लगाए हैं उनकी क्या shape है, क्या size है, ये affect करेगी आपकी next layer को, है ना. क्योंकि अगर मान लीजिए आपने छोटी साइज के लगाए हैं या आपने कहीं उनके बीच में गैप दिया है, तो आप जो नेक्स्ट लेयर बना रहे हैं उन गैप्स को फिल करने के लिए आपको नेक्स्ट लेयर उसी हिसाब से अरेंज करनी पड़ेगी जो कि पहले वाली लेयर के अकॉर्डिंग बने हैं. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि इनिशियली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने चूज की थी, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विल अफेक्ट द नेक्स्ट लेवल ऑफ द ग्रुप. नेक्स्ट लेवल पे या क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट ग्रुप बनाया उसे अफेक्ट करेगी. तो हम यहाँ पे वॉल की बात कर रहे थे, एक बार फिर से देखते हैं. स्टार्टिंग में आपने एक लेयर बनाई स्टोन की, सेकेंड लेयर जो बनेगी वो पहले वाली लेयर के बेसिस पे ही बनेगी. इस तरीके से करते करते व्हेन यू रीच टू द लास्ट लेयर ऑफ द वॉल, जब आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे, वो जो अपर मोस्ट लेयर होगी दैट विल नॉट अफेक्ट द एनी अदर, वो किसी और दूसरी लेयर को अफेक्ट नहीं करेगी बिकॉज दिस इज द लास्ट लेयर. सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन. व्हेन वी अरेंज द ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट ग्रुप, initially when we start classifying them, we are putting them into different groups on the basis of similarities and difference that will affect the next group. उन्हीं के बेसिस पे हमें next group make करना पड़ता है. Further, same subgroups will be formed, but at the last, when we reach at the last group, जब हम सबसे last group पे पहुंच जाते हैं, that will be the individual group. वो एक individual group होगा जिसकी characteristics जो होंगी वो दूसरे group से related नहीं होंगी. It has some individual characteristics or unique feature.
सो इस वे में हमने क्या देखा है कि हम ग्रुप्स बनाते जा रहे हैं, वी आर मेकिंग ग्रुप्स एंड देन सब ग्रुप्स, एंड इन दीज सब ग्रुप्स अ हायरार्कियल रिलेशनशिप इज फॉर्म। एक ऑर्डर के अंदर क्लासिफाई किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, बट दिस क्लासिफिकेशन शुड बी डन ऑन सम पर्टिकुलर बेसिस। ये क्लासिफिकेशन जो होता है वो किसी बेसिस पे ही किया जाता है। So now we will discuss about this some basis of the classification on which we can put all the living organism. So in the next video we'll start with this basis. So keep watching, keep studying and keep learning. Thank you.